दोस्तों, क्या आप जानते हो कि लोकसभा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में है एंड लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर है और पावर ऑफ स्पीकर का रोल और फंक्शंस क्या होते हैं एंड लोकसभा के मेंबर्स को किस तरीके से इलेक्ट किया जाता है और लोकसभा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इन सब पॉइंट्स को जानने के लिए आप हमारा ये सेशन यूनियन लेजिस्लेचर लास्ट तक देखें, जिसमें आपको काफ़ी नॉलेजेबल जानकारी मिलेगी लोकसभा के बारे में। आप जान पाएंगे कि लोकसभा के मेंबर्स को किस तरीके से इलेक्ट किया जाता है, किस तरीके से ओथ की जाती है, इनका टेंचर क्या है, लोकसभा के मेंबर्स की क्वालिफिकेशंस क्या है, स्पीकर्स की पावर ऑफ स्पीकर्स क्या है। तो इन सब क्वेश्चंस के बारे में आप जान पाएंगे। दोस्तों, मेरा नाम है यतेंद्र सिंह एंड वेलकम टू अवर चैनल दी ओशियन ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात और बता दूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेक श्योर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आने वाले टाइम में और भी इम्पोर्टेंट्स और नॉलेजेबल वीडियोस आती रहेंगी। और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियोस में से कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों, हम जो है आज बात करेंगे यूनियन लेजिस्लेचर, जिसे हम पार्लियामेंट भी कहते हैं। पार्लियामेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल फोर्थ फ्रॉम आर्टिकल 52 से 151 में है। दोस्तों, एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ वीडियो शुरू करने से पहले कि यूनियन लेजिस्लेचर पार्लियामेंट से प्रेसिडेंट और राज्यसभा और अपर हाउस के बारे में जो है हमने इससे पहले वीडियो बना रखी है, और उन वीडियो को का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां पर जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं, जिससे आपको प्रेसिडेंट्स के इलेक्शन और इम्पीचमेंट प्रोसेस, प्रेसिडेंट्स की क्वालिफिकेशंस और प्रेसिडेंट्स और राज्यसभा के मेंबर्स और उनकी क्वालिफिकेशन और राज्यसभा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपको उन दोनों वीडियो से प्राप्त हो जाएगी। तो आप वहाँ लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक्स पे जो है उन दोनों वीडियो को भी जरूर देखें। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे लोकसभा के बारे में। दोस्तों, प्रेसिडेंट की पोस्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 53 में है एंड राज्यसभा की पोस्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 51 में है एंड लोकसभा की पोस्ट हमारे आर्टिकल 81 ऑफ अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों, लोकसभा के बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि राज्यसभा जो है इज नॉट अ परमानेंट बॉडी, सॉरी, राज्यसभा इज ए परमानेंट बॉडी जिसे हम डिसॉल्व नहीं कर सकते। बट लोकसभा की अगर बात करें तो लोकसभा इज नॉट अ परमानेंट बॉडी, इट इज सब्जेक्ट टू डिसॉल्व। लोकसभा कोई परमानेंट बॉडी नहीं है, इसे डिसॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, प्रेसिडेंट जब चाहे जब इसे डिसॉल्व कर सकते हैं। लोकसभा बेसिकली लोकसभा के मेंबर्स का टेंचर जो है 5 ईयर होता है, लेकिन प्रेसिडेंट जो है प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर इसे जब चाहे जब डिसॉल्व कर सकते हैं। और जब लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया जाएगा तो जो लोकसभा में जो पेंडिंग बिल्स होंगे वो लैप्स कर जाएंगे। ठीक है, लेकिन राज्यसभा में जो पेंडिंग बिल होंगे वो लैप्स नहीं करेंगे, लेकिन लोकसभा में जो पेंडिंग बिल्स होंगे वो लैप्स कर जाएंगे। ठीक है, तो लोकसभा इज नॉट अ परमानेंट बॉडी। लोकसभा इज नॉट अ परमानेंट बॉडी, सब्जेक्ट ऑफ डिसोल्यूशन। इसे डिसॉल्व किया जा सकता है 5 साल से पहले ऑन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। और जो लोकसभा के डिसोल्यूशन के टाइम पर जो बिल पेंडिंग पड़े हैं वो लैप्स कर जाते हैं। दोस्तों, अगर लोकसभा की स्ट्रेंथ की बात की जाए तो ऑलरेडी जो है लोकसभा में जो है 500 मैक्सिमम 552 मेंबर्स की स्ट्रेंथ है। 552 मेंबर्स की स्ट्रेंथ है, जिसमें 550 जो है 530 मेंबर जो है रिप्रेजेंटेटिव होते हैं स्टेट के एंड 20 मेंबर्स आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनियन टेरिटरीज एंड 2 मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज। और 2 मेंबर्स जो है प्रेसिडेंट के द्वारा एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से अपॉइंट किए जाते हैं। तो अगर हम लोकसभा की स्ट्रेंथ की बात करें तो लोकसभा की स्ट्रेंथ जो है 552 होती है, जिसमें 530 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट एंड 20 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनियन टेरिटरीज एंड 2 मेंबर्स ऑफ एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। तो 2 मेंबर्स जो है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से जो है प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। दोस्तों, एक बात और है कि जो 2 मेंबर्स एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के द्वारा जो है नॉमिनेट किए जा रहे थे प्रेसिडेंट के द्वारा, इस पर जो है हमारे रिसेंट जो
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019 में दोस्तों 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, जिसमें जो है रिजर्वेशन को जो है और एक्सटेंड कर दिया गया था। और दूसरी चीज जो है, जो 2 मेंबर्स जो है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से नॉमिनेट किए जा रहे थे प्रेसिडेंट के द्वारा लोकसभा में, उन पर रोक लगा दी गई है अभी। ठीक है, तो उन पर रोक लगा दी गई है। ये रिसेंट पॉइंट था करंट का जो मैंने आपको बताया, तो इन पर रोक लगा। और अगर प्रेजेंटली करंट की बात करें, प्रेजेंटली जो स्ट्रेंथ है हमारी लोकसभा की, प्रेजेंटली जो है 543 मेंबर्स है लोकसभा में। प्रेजेंटली 543 में स्ट्रेंथ है लोकसभा की। तो लोकसभा के टर्म्स की अगर बात करें तो लोकसभा की टर्म जो है 5 इयर्स की होती है फ्रॉम द फर्स्ट मीटिंग ऑफ जनरल इलेक्शन। इलेक्शन होने के बाद जब पहली मीटिंग होती है उस दिन से लेकर जो है लोकसभा की टर्म जो 5 दिन की होती है। एंड लोकसभा जो है 5 इयर्स की होती है। और लोकसभा जो 5 इयर्स से पहले भी डिसॉल्व की जा सकती है ऑन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, और दोस्तों एक पॉइंट और है कि लोकसभा को डिसॉल्व भी किया जा सकता है और लोकसभा को जो है एक्सटेंड भी किया जा सकता है ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी आपातकालीन के दौरान जो है लोकसभा को एक्सटेंड भी किया जा सकता है। अब एक्सटेंड कब तक किया जा सकता है? लोकसभा को जो है ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी 1 ईयर्स के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन बट नॉट बियॉन्ड ऑफ 6 मंथ। ठीक है, बट दिस एक्सटेंशन कैन नॉट बियॉन्ड ए पीरियड ऑफ 6 मंथ। लेकिन ये एक्सटेंशन जो है 6 महीने के पीरियड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब नेशनल इमरजेंसी के दौरान जो है लोकसभा को एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन 1 साल के लिए। लेकिन उसकी जो पीरियड है एक बार में हम 6 मंथ के लिए ही एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर और हमें एक्सटेंड करने की जरूरत है तो दोबारा 6 मंथ के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 1 ईयर्स के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं लोकसभा को। ठीक है, तो और दोस्तों लोकसभा के पहले इलेक्शन जो है फर्स्ट इलेक्शन ऑफ लोकसभा जो है वो 1950 एंड 1951 में हुए थे। ठीक है, 5 ईयर टेंचर होता है एंड प्रेसिडेंट एंड और दूसरी चीज प्रेसिडेंट, जैसा कि हमने पहले आपको बताया कि लोकसभा जो है परमानेंट बॉडी नहीं है, ये सब्जेक्ट टू डिसॉल्व। तो लोकसभा डिसॉल्व हो सकती है, तो प्रेसिडेंट इज ए ऑथराइज्ड पर्सन टू डिसॉल्व लोकसभा, और लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं बिफोर 5 ईयर, और दिस कैन नॉट बी चैलेंज इन कोर्ट। एंड जो एक्शन होता है डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा कैन नॉट बी चैलेंज इन कोर्ट, तो किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो और दूसरी चीज मेंबर ऑफ लोकसभा जो है डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल्स। मेंबर ऑफ लोकसभा जो है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के, अपने क्षेत्र के जो है रिप्रेजेंटेटिव होते हैं यूनियन लेजिस्लेचर में, यूनियन गवर्नमेंट में जो है रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, एंड इट इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल्स। तो लोकसभा जो है डायरेक्टली पीपल्स के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज के आधार पर जो है लोकसभा के मेंबर्स को जो है डायरेक्टली लोगों के द्वारा इलेक्ट किया जाता है, लोगों के द्वारा चुना जाता है। ठीक है, अब यूनिवर्सली एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या होती है? यूनिवर्सली एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब होता है भारत का वह नागरिक जो 18 साल से ऊपर है उसे वोट देने का अधिकार है। भारत का वह नागरिक जो 18 साल से ऊपर है वो वोट देता है, और वोट देकर जो है मेंबर ऑफ लोकसभा को, तो उसी को हम कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। तो दोस्तों जो मेंबर ऑफ लोकसभा होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल्स के द्वारा जो है डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं। इसलिए हम जो है लोकसभा और लोअर हाउस को हम हाउस ऑफ पीपल्स के नाम से भी जानते हैं, राज्यसभा का दोस्तों हमने बताया था कि राज्यसभा के मेंबर्स को हम डायरेक्टली इलेक्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, बाय पीपल। तो एंड इट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट इन यूनियन। तो यूनियन में स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, इसलिए इसे जो है
काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब जो है हम देखेंगे कि लोकसभा के मेंबर्स की क्वालिफिकेशंस क्या होती है और क्या डिस्क्वालिफिकेशंस होती है, और लोकसभा के मेंबर्स को जो है की सीट्स कब कब वैकेंट रहती है। अगर दोस्तों हम लोकसभा मेंबर्स की क्वालिफिकेशंस और डिस्क्वालिफिकेशन एंड और किस किस कंडीशंस में, किस किस सर्कमस्टेंसेस में उनकी सीट वैकेंट हो सकती है, अगर इस चीज पर चर्चा करें तो दोस्तों लोकसभा मेंबर्स की क्वालिफिकेशन के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 84 में निहित है। लोकसभा मेंबर्स की क्वालिफिकेशंस के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 84 में बताया गया है। तो दोस्तों पहली बात तो लोकसभा मेंबर्स की एलिजिबिलिटी के लिए जो 4 पॉइंट्स, जो बेसिकली जो मेजर 4 पॉइंट्स जो चाहिए होते हैं, तो उनमें से पहला है कि लोकसभा मेंबर्स जो है मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। कोई भी व्यक्ति है वो इलेक्शन के लिए जब एलिजिबल है जब वो भारत का नागरिक हो, मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। सेकंड थिंग दोस्तों कि नॉट लेस देन 25 ईयर ऑफ एज, मिनिमम कह सकते हैं आप कि अगर लोकसभा मेंबर्स के इलेक्शंस के लिए जो है कम से कम आप मिनिमम एज जो है रिक्वायर्ड है वो 25 ईयर ऑफ एज है। राज्यसभा के केस में दोस्तों ये मिनिमम एज जो थी, राज्यसभा के केस में मिनिमम एज 30 ईयर्स थी, लेकिन लोकसभा के केस में दोस्तों मिनिमम ईयर ऑफ एज जो है नॉट ए पर्सन मस्ट लॉ नॉट लेस देन 25 ईयर ऑफ एज। ठीक है, एंड शुड नो एंड थर्ड थिंग इज शुड नॉट होल्ड एनी प्रॉफिटेबल पोस्ट अंडर एनी गवर्नमेंट। किसी भी गवर्नमेंट के अंडर जो है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट हो, किसी भी गवर्नमेंट के अंडर जो है उस व्यक्ति ने जो है कोई भी प्रॉफिटेबल पोस्ट होल्ड नहीं कर रखी हो। एंड सेकंड थिंग ही मस्ट पॉजेस अदर क्वालिफिकेशन, ही मस्ट पॉजेस अदर क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब बाय पार्लियामेंट। और वो सभी क्वालिफिकेशन जो पार्लियामेंट के द्वारा प्रिस्क्राइब हैं उन सभी क्वालिफिकेशंस को फॉलो करता हो। ठीक है, और भारत का नागरिक हो, मिनिमम जो है 25 ईयर ऑफ एज है, एंड किसी भी गवर्नमेंट के अंडर कोई प्रॉफिटेबल पोस्ट होल्ड करके नहीं रखी है, तब जो है एक व्यक्ति जो है लोकसभा के मेंबर्स के लिए एलिजिबल होता है, लोकसभा के मेंबर्स के इलेक्शन के लिए एलिजिबल होता है। दोस्तों अगर डिस्क्वालिफिकेशंस की बात की जाए तो लोकसभा के मेंबर्स की डिस्क्वालिफिकेशन जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 102 में निहित है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 102 में निहित है। तो डिस्क्वालिफिकेशन के आधार क्या हो सकता है कि आप बेसिकली आप समझिए कि कॉमन सेंस है कि अगर जो व्यक्ति क्वालिफाई नहीं है लोकसभा के मेंबर्स के लिए, और क्वालिफिकेशंस के लिए हमने 4 पॉइंट बेसिकली आपको बताए हैं, तो जो व्यक्ति क्वालिफाई नहीं है लोकसभा के इलेक्शन के लिए वो जनरली डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो यही चीज जो है अगर वो भारत का नागरिक नहीं है तो आप कह सकते हो डिस्क्वालीफाई है। ठीक है, यदि वो किसी गवर्नमेंट के अंडर जो है कोई प्रॉफिटेबल पोस्ट होल्ड करके रखी है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या यूनियन गवर्नमेंट हो, अगर कोई पोस्ट होल्ड करके रखी है तो वो जो है आपका डिस्क्वालीफाई है। ठीक है, यदि वो जो है मिनिमम 25 ईयर 25 ईयर एज से कम है, या कोई अदर जो है 25 ईयर एज से कम है, या फिर कोई अदर ऐसी चीज को फॉलो नहीं करता है जो पार्लियामेंट के द्वारा प्रिस्क्राइब है, तो वो डिस्क्वालीफाई है। तो जो है मेंबर्स तो इन ग्राउंड्स पर जो है जो इन 4 पॉइंट्स के अगेंस्ट होते हैं, अगेंस्ट है, और वो 4 पॉइंट्स के अगेंस्ट अगर किसी व्यक्ति में कोई बात पाई जाती है तो वो डिस्क्वालीफाई है फॉर द इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों की बात करें, ये चीज दोनों के लिए कॉमन है कि किन किन कंडीशंस में जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट्स को वैकेंट होती है। ठीक है, अगर इस बारे में चर्चा करें कि किन किन कंडीशंस में जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे वो अगर लोकसभा हो या राज्यसभा हो, किन किन कंडीशंस में, किन किन सर्कमस्टेंसेस में जो है सीट वैकेंट हो सकती है, तो इस चीज का वर्णन जो है हमारे संविधान के आर्टिकल 101 में निहित है। हमारे संविधान के आर्टिकल 101 में है कि किन किन कंडीशंस में जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट जो वैकेंट हो सकती है।
तो पहला तो दोस्तों है कि डुअल मेंबरशिप। एक व्यक्ति जो है डुअल मेंबरशिप नहीं ले सकता है कि वो ऐसा है कि वो राज्यसभा का भी मेंबर है एंड लोकसभा का भी मेंबर्स है। एक व्यक्ति जो है डुअल मेंबर एक व्यक्ति एक ही सदन की जो है सदस्यता ले सकता है। तो अगर वो उसके पास राज्यसभा का है तो राज्यसभा का रहेगा, अगर लोकसभा का है लोकसभा का रहेगा। अगर वो डुअल मेंबरशिप है, जैसे कोई व्यक्ति जो है लोकसभा का मेंबर है, ठीक है, और वो राज्यसभा के लिए इलेक्ट हो गया है, तो वहां पर जो है उसकी लोकसभा की सीट जो है वैकेंट हो जाएगी, ठीक है। तो आइदर आप समझ सकते हैं। और दूसरी चीज डिस्क्वालिफिकेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 102 में थी। अगर किसी ग्राउंड पर कोई व्यक्ति जो डिस्क्वालीफाई पाया जाता है, ठीक है, देन उसकी सीट वैकेंट हो जाती है। और तीसरी चीज जो है, अगर वो व्यक्ति जो है अपना रेजिग्नेशन दे देता है, वो व्यक्ति जो है जो करंट में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो व्यक्ति अगर अपना रेजिग्नेशन दे देता है तो वो सीट वैकेंट हो जाती है। तीसरा पॉइंट दोस्तों जो है, अगर वो व्यक्ति जो है सदन में बिना बताए जो है बिना परमिशन के 60 दिन से एब्सेंस लिखा हुआ है थर्ड पॉइंट में। तो एब्सेंस में ये है कि यदि कोई व्यक्ति जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है बिना बताए जो है विदाउट एनी परमिशन 60 दिन से अधिक जो है सदन से एब्सेंट रहता है, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है एंड उसकी सीट जो है वैकेंट हो जाती है, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट दोस्त एब्सेंस का था। फोर्थ पॉइंट जो है, अगर कोई व्यक्ति जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है इलेक्ट होके आया है, न्यू इलेक्ट होके आया, और इलेक्शन कमीशन ने जो है वो इलेक्शन जो है और या पर्टिकुलर उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का इलेक्शन जो है, उसके क्षेत्र का इलेक्शन जो है किसी वजह से रद्द कर दिया है, वॉइड कर दिया गया है, तो उसकी सीट वैकेंट हो जाती है दोस्तों। कि इफ हिज इलेक्शन इज डिक्लेयर्ड वॉइड बाय इलेक्शन कमीशन, रद्द कर दिया गया है, खारिज कर दिया गया है, तो उसकी सीट वैकेंट हो जाती है। फिफ्थ पॉइंट दोस्तों कि इफ इज इलेक्टेड ए पोस्ट ऑफ ए प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, यदि कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर जो है सेलेक्ट हो जाता है, तो उसकी सीट वहां पर वैकेंट हो जाती है। एंड सिक्स पॉइंट इज, यदि कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है गवर्नर ऑफ स्टेट के रूप में इलेक्ट हो जाता है, तो वहां पर उसकी सीट वैकेंट हो जाती है। तो दोस्तों अंडर आर्टिकल 101 के आधार में जो है ये 6 पॉइंट जो है निहित है, जिसके आधार पर जो है किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट्स कब कब वैकेंट होती है, हमारे आर्टिकल 101 में इस 6 ग्राउंड्स के आधार पर बता रखा है, ठीक है। क्वालिफिकेशंस है, डिस्क्वालिफिकेशंस है एंड लोकसभा के कोई जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह थे वो हमने अभी डिस्कस किए। दोस्तों अब हम बात करेंगे लोकसभा और राज्यसभा के पावर्स की डिफरेंसेस के बारे में, कि लोकसभा और राज्यसभा के पास जो पावर्स है उनमें क्या क्या डिफरेंसेस है, कि कौन सी पावर्स लोकसभा के पास है, क्या पावर राज्यसभा के पास है, एंड कौन ज्यादा मैटर करता है पार्लियामेंट्स में, इस चीज पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अगर आपने ये चीज नोट डाउन करनी है तो नोट डाउन कर ले, एंड स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट। तो दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा के पावर्स की डिफरेंसेस के बारे में अगर बात करें, तो लोकसभा और राज्यसभा के पावर्स, तो लोकसभा जो है राज्यसभा से की पावर्स में क्या क्या डिफरेंस होता है, तो अगर हम इस बारे में बात करें तो बेसिकली 4 पॉइंट्स जो है काफ़ी मेजर पॉइंट्स हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिन पर जो है क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। तो दोस्तों जो मनी बिल होता है, मनी बिल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है, मनी बिल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 110 में निहित है। तो दोस्तों मनी बिल कैन इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा, मनी बिल जो है केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, नॉट इन राज्यसभा। एंड स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है, स्पीकर ऑफ लोकसभा डिसाइड करते हैं कि बिल जो है मनी बिल है या नहीं है। तो दोस्तों एक तो लोकसभा के पास जो है ये राज्यसभा से ज्यादा पावर होती है कि मनी बिल जो होता है, जो ऑर्डिनरी बिल होते हैं और वो होते हैं, वो दोनों हाउसेस से पास किए जाते हैं, लोकसभा हो या राज्यसभा हो। अम्बेडमेंट बिल हो गया या फिर मनी बिल हो गया या कॉन्स्टिट्यूशन अम्बेडमेंट बिल हो गया या सॉरी ऑर्डिनरी बिल हो गया या कॉन्स्टिट्यूशन अम्बेडमेंट बिल हो गया, या अदर टाइप्स के जो बिल होते हैं जो लॉ बनाते हैं, उन बिल को पास करके वो दोनों सदन के दोनों सदन से जो है पास किए जाते हैं।
बट जो मनी बिल की अगर हम बात करें, मनी बिल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 110 में है। एंड मनी बिल कैन इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा। मनी बिल सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, राज्यसभा में नहीं होता है। एंड स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है, स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है ये डिसाइड करते हैं वेदर ए बिल इज मनी बिल और नॉट। स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है डिसाइड करते हैं बिल जो है मनी बिल है या नहीं है, और उनका डिसीजन जो है फाइनल होता है, और उनके डिसीजन को जो है, स्पीकर ऑफ लोकसभा के डिसीजन को जो है चैलेंज नहीं किया जा सकता है। एंड बेसिकली दोस्तों जो स्पीकर ऑफ लोकसभा होता है वो मेजॉरिटी पार्टी का मेंबर होता है। जो 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 गवर्नमेंट में जो रूलिंग पार्टी होती है, जो रूलिंग मेजॉरिटी पार्टी होती है, उसी का मेंबर होता है बेसिकली। तो मीन्स जो स्पीकर ऑफ लोकसभा होता है वो कहीं ना कहीं जो है मेंबर ऑफ लोकसभा भी होता है, लोकसभा का ही मेंबर। तो स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है मेजॉरिटी रूलिंग पार्टी का ही होगा। तो ऑब्वियसली जो स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है प्रिस्क्राइब्ड ओवर जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। तो पहली तो लोकसभा के पास ये पावर है कि ओनली मनी बिल कैन इंट्रोड्यूस इन लोकसभा। लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं किया जा सकता है। एंड और स्पीकर ऑफ लोकसभा डिसाइड करते हैं कि एक बिल जो है मनी बिल है या नहीं है, और उनका डिसीजन फाइनल होता है। सेकंड पॉइंट दोस्तों के स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है प्रिस्क्राइब्ड ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट दोस्तों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, हमारे जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट दोस्तों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 108 में है। जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट्स की दोस्तों बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 108 में है। एंड स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है प्रिस्क्राइब द जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट मींस जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस। एंड जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस दोस्तों जब की जाती है, जब किसी बिल पर जो है किसी एक सदन ने पास कर दिया बिल और दूसरे सदन ने जो है बिल रिजेक्ट कर लिया, या फिर किसी दोनों सदनों की जो है किसी बिल पर जो है संपूर्ण सहमति नहीं बन रही है, तो इस केस में जो है प्रेसिडेंट की एडवाइस पर जो है स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट बिठाते हैं उस बिल को रिजॉल्व करने के लिए। ठीक है। एंड रिजोल्यूशन फॉर ए डिसकंटिन्यूएशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी ओनली पास्ड बाय लोकसभा। मींस अगर कोई नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है स्टेट कंट्री में या है, तो नेशनल इमरजेंसी को डिसकंटिन्यू करने के लिए, नेशनल इमरजेंसी के प्रभाव को खत्म करने के लिए जो बिल पास किया जाएगा, जो रिजोल्यूशन पास किया जाएगा, वो सिर्फ लोकसभा पास कर सकता है, ना कि राज्यसभा। तो थर्ड पावर ये हो गई लोकसभा की। एंड लोकसभा कैन नॉट रिमूव ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बाय पासिंग ए नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन मतलब नो कॉन्फिडेंस मोशन के आधार पर जो है राज्यसभा जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिमूव नहीं कर सकती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिमूव नहीं कर सकती है। तो राज्यसभा जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन के आधार पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिमूव नहीं कर सकती है, बिकॉज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकसभा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकसभा के से कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसलिए जो है राज्यसभा कैन नॉट रिमूव द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बाय पासिंग ए नो कॉन्फिडेंस मोशन। राज्यसभा जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन के आधार पर रिमूव नहीं कर सकती है। ठीक है दोस्तों। और अगर लोकसभा के मेंबर्स की जो हम ओथ एंड सैलरी की बात करें, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 99, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 99 जो है लोकसभा मेंबर्स की सैलरी और ओथ्स के बारे में बताता है। जो लोकसभा मेंबर्स जो ओथ होती है, उनकी जो शपथ होती है, वो इन प्रेजेंस ऑफ प्रेसिडेंट की उपस्थिति में लोकसभा मेंबर जो शपथ लेते हैं। और अगर प्रेसिडेंट उपस्थित नहीं है तो दोस्तों, तो प्रेसिडेंट ने जो ऑफिसर जो अपना सबऑर्डिनेट जो अपॉइंट किया है, उसकी प्रेजेंस में जो है लोकसभा मेंबर्स शपथ लेते हैं, या तो प्रेसिडेंट या फिर प्रेसिडेंट के द्वारा कोई व्यक्ति अपॉइंट किया गया है इस कार्य के लिए, तो उसकी प्रेजेंस में जो है लोकसभा मेंबर शपथ लेते हैं। और इनकी जो सैलरी एंड अलाउंस होते हैं लोकसभा मेंबर्स के, वो डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट, जो संसद के द्वारा डिटरमाइन किए जाते हैं, ऐसा बताता है हमारे संविधान का आर्टिकल 99। तो ये तो थी दोस्तों लोकसभा के यूनियन लेजिस्लेचर के थर्ड एलिमेंट्स। यूनियन लेजिस्लेचर में हमारा
हम समरी देते हैं। यूनियन लेजिस्लेचर जो है हमारे पार्ट 4 ऑफ आर्टिकल 52 से लेकर 151 में है। और यूनियन लेजिस्लेचर के दोस्तों 3 एलिमेंट है, प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा, जिसमें हमने दोस्तों प्रेसिडेंट और राज्यसभा के बारे में इससे पहले वीडियो बनाई है, उसके बारे में उसमें जो है हमने दोस्तों डिस्क्राइब कर दिया, बता दिया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, तो वहां पर जाकर जो उन दोनों वीडियो को देख लें। ठीक है, आज हमने दोस्तों बात करी थी लोकसभा के बारे में। तो लोकसभा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हमने बात की। लोकसभा के मेंबर्स के क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन एंड कब कब लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की जो है सीट कब कब वैकेंट हो सकती है, चाहे वो लोकसभा का मेंबर हो या राज्यसभा का मेंबर हो। ठीक है, हमने लोकसभा और राज्यसभा के पावर्स की में क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में बात की। और दोस्तों हमने लोकसभा मेंबर ओथ्स के बारे में, ओथ एंड सैलरी के बारे में बात की। ठीक है, तो दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और ये भी बताएं दोस्तों कि अगला वीडियो आप किस पॉइंट्स पर देखना चाहते हैं, किस टॉपिक पर अगला वीडियो देखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले टाइम में सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दोस्तों जरूर दबा लें, जिससे आने वाले टाइम में और एजुकेशनल नॉलेजेबल वीडियो, कोई एजुकेशनल नॉलेजेबल वीडियो आपकी मिस ना हो। और हम आपको इस चैनल पर जो है और नॉलेजेबल वीडियो लाते रहेंगे, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर एकेडमिक नॉलेज के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है दोस्तों, तो आज के सेशन के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर टुडे सेशन।